सवाल ये है कि क्या हुकूमत को ये नजर आ रहा है कि इनके दिन कम रह गए हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते भी दिखाई दिए गए हैं, एतराफ़ जुर्म करते फरमा रहे थे, कह रहे थे कि सब्सिडी जो हुकूमत देती है वो आम आदमी, गरीब आदमी को नहीं मिलती, वो उमरा को मिलती है। नूरुल आरफीन साहब, आजकल ऑडियोज़ भी आ रही हैं कॉल्स की, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उस आम शख्सियत के साथ तो ऑडियो शाडियो ना आ जाए, व्हाट्सएप भी आजकल रिकॉर्ड हो रहा है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ सिद्दीक जान कि किसी तरह से कोई मेरी ऑडियो नहीं, मेरी कोई वीडियो लीक हो यार। कम से कम थोड़ा बहुत मशहूर होने का हक मुझे भी तो है। अपनी दोहरी शहरियत तर्क कर दिया और आप सिर्फ आप पाकिस्तान के शहरी हैं, क्या वजह क्या थी? जब हालात मुश्किल हालात होते हैं तो तभी आप मुश्किल फैसले लेते हैं। जब तक अवाम है, खान साहब का कोई कुछ नहीं कर सकता। इस्लामाबाद का कॉल ज़रूर ऑन द टेबल है। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप पता चला के साथ मैं हूं सिद्दीक जान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सियासी मैदान हो या मुआशी मैदान, ये इम्पोर्टेड हुकूमत उस पर नाकाम नजर आती है। अगर आप मुआशी मैदान की बात करें तो आपने देखा कि पिछले 4 माह में जिस तरह से बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, जिस तरह गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, आवाम के लिए बेरोजगारी, तबाही, बर्बादी का पैगाम लेकर आई हुकूमत। तो एक मरतबा फिर शाहिद खाका नवासी हों या मरियम नवाज साहिबा हों, एक मरतबा फिर यह कहा जा रहा है कि मुश्किल फैसले करने का वक्त आ गया है। पहले जो फैसले किए गए, जिस तबाही और बर्बादी को मुश्किल फैसलों का नाम दिया गया, उसकी वजह से आपने बिजली के बिल देखे, आपने हर चीज़ की कीमतों में इजाफा देखा, हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आती है। लेकिन एक मरतबा फिर अवाम को यह खौफनाक बात सुनाई जा रही है कि एक बार फिर मुश्किल फैसले करने का वक्त आ गया है। हालांकि पहले यह कहा गया था कि जो मुश्किल फैसले थे वो कर लिए गए हैं, अब आगे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, मुआशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अब अवाम के लिए अच्छी खबरें आएंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह हुकूमत जो कि एहतसाब के मामले में जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि एनआरओ लेना चाहते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस जो है वो नैब को वापस भेज दिया है। FIA के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है 16 अरब का, उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब ने अपनी बरीयत की दरखास्तें दायर कर दी हैं। मरियम नवाज साहबा ने भी बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, जिसकी कल समाअत होगी। सवाल यह है कि क्या हुकूमत को यह नजर आ रहा है कि इनके दिन कम रह गए हैं, इसीलिए एक ही दिन में एक अदालत से रेफरेंस वापस जाता है, दूसरी में बरीयत की दरखास्त दायर की जाती है, तीसरी तरफ मरियम नवाज साहबा दरखास्त दायर करती हैं कि मेरा पासपोर्ट वापस किया जाए। और जो तरामीम है नैब में तरामीम, उन पे भी काम जो है वो जो मजीद तरामीम करनी है उन पर काम तेज कर दिया गया है। जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद है उसमें भी बरीयत की दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। तो हर तरफ एहतसाब के मामले में हुकूमत तेजी दिखा रही है अपने करप्शन केसेस को सॉल्व करने के लिए। सियासी मैदान की बात करें, इमरान खान का एक के बाद एक जलसा। इमरान खान इस वक्त भी जो है वो चिश्तिया में जलसा कर रहे हैं और हर जलसा उनका कामयाब नजर आता है। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो बार बार कह रहे हैं कि मैं मजीद खतरनाक होता चला जा रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि अब इस्लामाबाद की कॉल का जो टाइम है वो कम होता जा रहा है और मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नूरुल आरफीन साहब। नूरुल आरफीन साहब, आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि एक तरफ हुकूमत के लिए मुआशी मैदान में जो है वो मुश्किलात नजर आ रही हैं, डॉलर का रेट आप देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है और शायद इसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। दूसरी तरफ इमरान खान एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं और उनके जलसों की तादाद पे तो आप बात ही नहीं करनी चाहिए। तो अगर एक ऐसे वक्त पर जब सैलाब की सूरत हाल आपके सामने है, जब मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, जब अवाम की मुश्किलात आपके सामने हैं, अगर इस सारी सूरत हाल में इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल दे देते हैं तो ये इस हुकूमत के लिए कितनी जो है वो मुश्किल सूरत हाल होगी अगर इमरान खान इस्लामाबाद आने का ऐलान कर देते हैं? देखें, गए वो दिन जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। इमरान खान साहब इतने विजनरी तो कम से कम मेरी दानिस्त में हैं कि वो इस एक वक्त नामुनासिब पर इस किस्म की सियासी मुहिमजोई की हिमाकत का इर्तिकाब बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क सैलाब ज़दगान की आहो बका से लरज़ रहा है, जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये जो कैटास्ट्रॉफ़ी है इसका तज़किरा है, इसके चर्चे हैं, एक ऐसे वक्त में इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान ख़ुद मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाएगा। क्योंकि इमरान खान जलसे पर जलसा कर रहे हैं, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, लेकिन मेरी दानिस्त में हुकूमत को इससे कोई फ़र्क फ़िलहाल भी नहीं पड़ता नज़र आ रहा। मेरे पास इमरान खान साहब के सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से एक ख़बर
गुज़िश्ता 3 दिन से है, जिसको मैंने बदस्तूर अपने सीने में दफन रखा है और मैं उस वक्त तक दफन रखने का इरादा रखता हूँ जब तक वो काम हो नहीं जाता जो मुझे बताया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं, जो आपने आवाम की मुश्किलात का तज़किरा फरमाया, आवाम उससे कहीं ज़्यादा परेशान है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉलर ने हमारी मत मार दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मिफ्ता इस्माइल का कोई जादू कारगर साबित होता नहीं नज़र आ रहा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस एक नई हुकूमत के आने के बाद आवाम को जो रिलीफ़ मिलना चाहिए था वो बिल्कुल मिलता नज़र नहीं आया। बल्कि आलमी मंडियों में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और उनकी काबीना ने और उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने और उनके वज़ीर ख़जाना ने वो जो एक तकल्लुफ़ वो फरमाया करते थे थोड़ा बहुत रिलीफ़ देने का, अब उससे भी किनारा कर लिया है। और आज मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते भी दिखाई दिए गए हैं, एतराफ़ जुर्म करते फरमा रहे थे, कह रहे थे कि सब्सिडी जो हुकूमत देती है वो आम आदमी, गरीब आदमी को नहीं मिलती, वो उमरा को मिलती है। तो ये तो वाज़े हो गया कि हमारी हुकूमतों, चाहे मौजूदा हो चाहे साबिक़, उनकी प्रायोरिटी कोई आम आदमी, कोई गरीब मिडिल क्लास या बहरहाल नहीं। इमरान खान साहब जब रिलीफ़ दिया करते थे सब्सिडी के नाम पर, नवाज़ शरीफ के दौर में, आसिफ अली ज़रदारी के दौर में या इस एक दौर में जब कभी भी सब्सिडी दी जाती है तो उसका वाज़े मतलब ये होता है कि ये आवाम के लिए नहीं बल्कि ख़वास के लिए है। अब आप समझ लीजिए कि हमारी हुकूमतों के लिए हमारी आवाम कितनी आखिरी तरजीह हुआ करती है। ये बताइए कि आपने कहा कि इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक ख़बर है जो आपने अपने सीने में दफन कर रखी है। जब भी किसी के पास कोई ख़बर हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसको सीने में दफन करके रखना। एक तो मैं दाद भी देता हूँ कि आपने 3 दिन से तो उसको दफन किया हुआ है। चलें, आप अभी वो पूरी खबर ना बताएं, लेकिन हमारे देखने वालों को ये तो बता दें, क्या कोई गिरफ्तारी के हवाले से खबर है, नाअहली के हवाले से खबर है, कोई नया केस दायर करने के हवाले से खबर है, या आपके ख्याल में कोई सियासी मुस्तकबिल की आपने बात किया है तो क्या इमरान खान का इलेक्शन का मुतालबा पूरा होने जा रहा है? कोई थोड़ा सा हिंट ही दे दें ताकि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा तो पता चले। अब आपने इस तजस्सुस का शिकार कर दिया देखने वालों को, और बड़ा मुश्किल होता है तजस्सुस का शिकार रहना। अच्छा, मेरे सामने नाज़रीन तो नहीं है, मेरे सामने तो सिद्दीक जान ही है, तो मुजस्सम तजस्सुस बना हुआ। मैं आपको हिंट क्या दे दूँ, मैं आपको ये शेयर कर लेता हूँ। चलिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत का ख़ुद मुझे टेलीफ़ोन कॉल आई। उन्होंने जो इत्तला मुझे दी मैंने उसको अपने सोर्सेज से क्रॉस चेक किया और उनका दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के साथ मौजूद एक ख़ासी अहम शख्सियत जो इमरान खान साहब के साथ कदम ब कदम, जलसा ब जलसा जाकर के लोगों के क़ुलूब और अज़हान को बरमाते दिखाई दे रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक खान साहब का सियासी मुस्तक़बिल ख़ासा तारीख है, ताबनाक हरगिज़ नहीं। और इस एक हफ़्ते में, आइंदा आने वाले इस एक हफ़्ते में इमरान खान साहब के हवाले से कोई सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स, उनके हामियों के लिए जो है वो चश्मकुशा साबित हो सकती है। मेरा ख़्याल है ये ख़बर किस तरफ से आएगी इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, क्योंकि उन्होंने इसकी सिमत नहीं बताई। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस ख़बर का मंबा मरकज़ महवर इलेक्शन कमीशन होगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन उनके मुताबिक अगले 7 दिन, यानी ये आज से लेकर के 7 दिन, इमरान खान साहब के लिए कोई ख़ासे खुशगवार बहरहाल नहीं है, बावजूद उस एक इज़हार अफसोस के जो आज इमरान खान साहब ने फरमाया वो जज ज़ेबा साहिबा के हवाले से। नूरुल आरफीन साहब, आजकल ऑडियोज़ भी आ रही हैं कॉल्स की, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उस आम शख्सियत के साथ कोई ऑडियो शाडियो ना आ जाए। व्हाट्सएप भी आजकल रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई, मैं तो दुआ कर रहा हूँ सिद्दीक जान कि किसी तरह से कोई मेरी ऑडियो नहीं, मेरी कोई वीडियो लीक हो। यार कम से कम थोड़ा बहुत मशहूर होने का हक मुझे भी तो है। सिर्फ सिद्दीक जान ही सारे मज़े लूटता है, मतलब ये तो ज़्यादती है। थोड़े बहुत मशहूर तो हम भी होना चाहते हैं ना मेरे भाई। थोड़ी ऑडियो लीक हमारी भी आ जाए, थोड़ी सी वीडियो लीक, बल्कि मैं वीडियो के चक्कर में हूँ, कोई किसी तरह से कोई दिलजला मेरी कोई वीडियो लीक कर दे तब तो मज़ा आए। चलें, अल्लाह ताला, वैसे हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको ऑडियोज़ वीडियोज़ के लीक होने से महफूज रखे। तो ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जो है वो बड़ा आपको तारीख नज़र आ रहा है, बकौल आपके जो आपको तरीके साहब नहीं, प्लीज़ करेक्ट मी, प्लीज़ लेट मी करेक्ट यू। मैं नहीं कह रहा, तहरीक इंसाफ में इमरान खान के एक इंतहाई मुकर्रब, इमरान खान के एक इंतहाई अहम दस्ते रास्त भी कहा जा सकता है।
मैं उनका नाम लेने का पाबंद नहीं, उन्होंने मुझे मतलब मुझसे वादा लिया है, मैं उनकी शनाख्त बताने का पाबंद नहीं, मैं मजबूर हूँ। वगरना अगर मैं नाम ही ले लूँ तो भी मेरा ख्याल है कि वो खबर तस्दीक हो जाती है। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं, मैंने क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक में भी यही खबर निकल कर के आ रही है। मुझे लग रहा है कि इस एक वक्त में ये जो खामोशी है, अगर आप मेरी राय पूछें, अगर आप मेरा तज्जिया पूछें, खबर तो चलो मैंने आपके कहने पे, आपके इसरार पे दे दी, लेकिन अगर आप मेरे तज्जिए की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत खामोशी है ये किसी बड़े तूफ़ान का पेशखेमा है। और आज जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था वो उस पर मोहर तस्दीक सब्त करता है कि इमरान खान साहब को जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए ये हुकूमत कितनी मुतहर्रिक है। ये खामोशी बिला वजह नहीं, ऐसा मुझे लगता है, मैं भी कम्प्लीटली रॉन्ग। और मैं अपने मुतअद्दिद वीलॉग्स में भी, अपने प्रोग्राम्स में भी बाकायदा कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इंतहा दर्जे की हिमाकत होगी। ना अहली के बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करता, जब जो काम हुआ नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी पे जाते हैं। जी बिल्कुल नूर अरफी साहब, हम अगली स्टोरी पर जाते हैं। ये बताएं कि मरियम नवाज साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जाता था कि इमरान खान जब इक़्तिदार से निकलेंगे तो इमरान खान पाकिस्तान से भाग जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, और फिर कहा जाता था शहबाज गिल भाग जाएंगे, जुल्फी बुखारी चले जाएंगे, बैग उठाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इमरान खान ने एक बार भी बाहर जाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तो बाल कहा कि मेरा नाम मीसर में डाल दो, मैंने कौन सा मुल्क से बाहर जाना है। जुल्फी बुखारी हों, उन्होंने अपनी बरतानवी शरीयत छोड़ दी। शहबाज गिल हों, उन पर जितना भी तशद्दुद हुआ वो वादा माफ गवाह नहीं बने, इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो ये मरियम नवाज साहिबा क्यों पासपोर्ट अपना वापस मांग रही हैं और पाकिस्तान से जाना चाह रही हैं? अगर मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं बकौल जावेद लतीफ़ साहब के, तो मरियम साहिबा क्यों पासपोर्ट वापस लेके और बाहर जाना चाह रही हैं? अच्छा, ये शरीफ ख़ानदान की अगर आप बात कर रहे हैं तो शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान में हुकूमतों में भी, जब ये हुकूमतों में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तब भी पाकिस्तान में कभी कभी कदम रंजा फरमाते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए तो भी गलत ना होगा कि ये दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। इस एक हवाले से मरियम साहिबा ने हमारी कौम के लिए जो कुर्बानी दी है, इतने तवील अरसे तक जो एक सियासी बिनबास काटा है कि वो पाकिस्तान से बाहर लंदन यात्रा या दुनिया की सैर पे तफरी पे नहीं गई, ये मेरा ख्याल है कि हम इसी पर अगर शुक्र मनाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो भी बहुत होगा। बाकी रह गई बात जावेद लतीफ़ साहब की उस इंकशाफ की जो उन्होंने कहा था, तो उस इंकशाफ को तो उनकी पार्टी का कोई आदमी ओन नहीं कर रहा। जावेद लतीफ़ अकेले ही ख्वाब नहीं देख रहे हैं नवाज शरीफ की टर्मिनेटर 2 के तौर पर वापसी के, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं जो चाहती हैं और जो ख़बर भी सुना रही हैं कि शायद नवाज शरीफ आ जाएंगे। लेकिन जनाब मन, अभी तक तो यह हसीन इत्तेफाक हुआ नहीं। आपने ख़ुद 2-3 प्रोग्राम्स में कहा, और मैं आपकी राय को बिल्कुल इसी तरह से कोट कर देता हूँ क्योंकि मेरी भी यही राय है, जब तक इन लोगों को कहीं से कोई ठोस अश्योरेंस नहीं मिल जाती, ये हसीन इत्तेफाक होने का नहीं। जनाब ये बता दें कि ये अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आते और जो आगे अगर आम इंतखाबात की तरफ हम जाते हैं और इलेक्शन मुहिम में अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान मौजूद नहीं होते और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं होते, तो उसका नून लीग की जो इलेक्शन में जो कामयाबी है या नाकामी है या वोट बैंक है, उस पर कितना असर आप देख रहे हैं? कितना असर पड़ेगा नवाज शरीफ के होने या ना होने से? 2000% असर पड़ेगा सिद्दीक जान, 2000%। आप किसका मुंह दिखा करके अवाम को वोट की भीख मांगोगे? मरियम नवाज़ के चेहरे पे तो वोट नहीं मिलने के। मरियम नवाज़ दुख्तर सही, मरियम नवाज़ नायब सदर सही, मरियम नवाज़ फलाना सही, मरियम नवाज़ इमकाना सही, लेकिन मरियम नवाज़ नवाज़ शरीफ तो नहीं है। नवाज़ शरीफ ही कायदे तहरीक हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर मुअज़्ज़म हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, मैं तो उनमें भी इतने गट्स नहीं पाता और इनमें भी इतनी मैं तहरीक नहीं पाता, गट्स तो छोड़ें आप, कि वो आवाम को मोबिलाइज़ करने के काम आते हैं। मतलब जो जिस नाम पर लोग अब तक वोट देते रहे वो नवाज़ शरीफ है, और नवाज़ शरीफ साहब का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड फ़रार के मामले में ख़ासा रोशन है। कब जाते हैं किसी को भनक नहीं पड़ने पाती, और वापस उस वक्त तक नहीं आते, जैसा मैंने कहा, जब तक कोई एश्योरेंस ना हो। इस बीच में इलेक्शंस आ जाएं तो ये समझ लीजिएगा कि नून लीग ने अपनी सियासी तदफीन पर राज़ी बरज़ा रहने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि नवाज शरीफ के बगैर कोई वोट नहीं मिलने का। चलें, बिल्कुल ठीक है, हम ज़रा अगली स्टोरी पर आते हैं। ये बताएं कि कैमरा ने जिस तरह से बोल पर पाबंदी लगाई और अचानक जो है वो एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि बोल को ऑफ एयर कर दिया गया, लाइसेंस का मामला और सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, और उस वक्त भी हमने कहा कि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया
और ये एक गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम है और हमने मुसलसल इस पर आवाज़ भी उठाई, साथी तंजीमों ने भी आवाज़ उठाई। लेकिन आज जो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया वो हमारे ज़ाहिर मौक़िफ़ की तस्दीक है, तौसीक है। जब हम कह रहे थे कि पैमरा ने गैर आईनी हुक्मनामा जारी किया है, पैमरा ने हमें नोटिस नहीं दिया, हमसे पूछा नहीं है, मामला पहले ज़ेर इल्तवा थे सिंध हाई कोर्ट में, तो आज जो फैसला आया है ये आप हुकूमत के लिए कितनी बड़ी पसपाई देख रहे हैं और कितनी बड़ी शर्मिंदगी देख रहे हैं कि जो आज सिंध हाई कोर्ट से फैसला आया। और आपको क्या लगता है कि आज के इस फैसले के बाद क्या थोड़ा सा इनको एहसास होगा कि यार हम जो भी कदम इस तरह का गैर कानूनी उठा रहे हैं, अदालतों से वो मामला जो हैं वो कलदम हो रहे हैं या मुअत्तल हो रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जो है वो अपने आप को आइन और कानून के ताबे कर लें, हम अपनी मन मर्जी और मंशा के मुताबिक ना चलें। तो आज के इस फैसले पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये फ़ैसला पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती की मुँह बोलती नज़ीर है, तफसीर है। यहाँ जब कभी भी हुकूमतें गड़बड़ाती हैं, ताकत के नशे में, इक़्तिदार की खरमस्ती में कुछ ऐसा वैसा कर जाती हैं जैसा पैमरा ने बोल के साथ किया, और ये पहली दफ़ा तो हरगिज़ नहीं किया जैसा आपने फरमाया। ये आवाम को रिलीफ़ के लिए या इदारों को रिलीफ़ के लिए फिर अदालतें ही मिलती हैं, और कहाँ से रिलीफ़ मिलेगा। और सद शुक्र है परवरदिगार आलम का कि इस बार भी अदालतों से हमें रिलीफ़ मिला। बात यह है कि ये पहली हुकूमत नहीं है सिद्दीक़ जान, इसलिए मुझे इनसे कोई खुशफहमी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बार बार मैं कोट करता हूँ कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। जब इंसान इक़्तिदार के नशे में बिल्कुल अंधा हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके साथ फिर इसी किस्म के मामलात होते हैं। फिर उसको नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहा है, उसका आइनी कोई कानूनी जवाज़ भी मौजूद है या नहीं। फिर आज़ादी इजहार का वो सूरज आपको सवा नेज़े पे देखने की तमन्ना भी नहीं होती जो आपको अपोजिशन के दिनों में देखना चाहते हैं ना आप। ये पिछले दौर में भी हुआ इमरान खान साहब के, ये उससे पिछले दौर में भी हुआ, ये उससे पिछले, और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की एक तारीख़ है। यहाँ हुकूमतों को आज़ादी इजहार सिर्फ उस वक्त तक समझ में आती है, रास आती है, जब तक वो अपोजिशन में होती हैं। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत की बाग संभालती हैं तो उन शख्सियात को उनमें कर्रो फर में इजाफा हो जाता है, उनके तन फन में इजाफा हो जाता है। फिर उसके बाद आपको शायद वो मशहूर ज़माना जुमला याद होगा कि मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया। वही लोग जिनके दिल अवाम के दुख में धड़कते थे, वो लोग जिनके पेट में मरोड़ें उठती थी अवाम की हालत ज़ार देख करके, जो बताते हैं कि ये होता है तो यूँ होता है और अवाम की हालत ऐसी हो गई, फिर वो कहते हैं कि ये मीडिया कसूरवार है कि जो भूखे नंगों के सामने माइक लेके जाता है तो भूखा नंगा क्या करे, वो तो अपनी फरियाद सुनाएगा। ये पहली हुकूमत नहीं है जिसके सर में इक़्तिदार का सौदा समाया है। जब तक हमारे यहाँ इसी किस्म की लूली लंगड़ी जमहूरियत रहेगी, हमारे यहाँ ये सब नौटंकी चलती रहेगी मेरे भाई। लेकिन ये तो बड़ी बातें किया करते थे, आज़ादी इज़हार राय के लिए बड़े तड़पते थे, भड़कते थे, इनको तो बड़ा आज़ादी इज़हार राय बड़ा याद रहता था, मीडिया की आज़ादी की इनको बड़ी फिक्र होती थी, सहाफ़ियों का ये बड़ा सदक़ेवारी और कुर्बान जाते थे, और ये तो बड़े बड़े दावे किया करते थे। तो अब वो कहाँ गए इनके वो दावे, वो मरीम नवाज साहबा के दावे, वो शहबाज शरीफ साहब के दावे, वो इनका तो उस वक्त तो इतना ज़्यादा इनकी कुर्बत थी मीडिया के साथ कि हमारे 16 सहाफ़ी और एंकर्स तजिएकार जो हैं वो एक सज़ायाफ्ता मुजरिम इश्तिहारी मफरूर की तकरीर चलवाने के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। तो अचानक क्या ऐसी इनकी मजबूरी आ गई है कि पिछले 4 माह में जो सहाफ़ियों के साथ हुआ ये तो पहले कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म की हरकतें बहुत हुई हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में सहाफ़ियों को गोली तक लगी। पाकिस्तान की तारीख़ में सहाफ़ियों को जो है वो पीटा पाटा तक गया, उनकी सर्विस ट्यूनिंग भी हुई। लेकिन ये कोई खुशाइंद बात नहीं है इसमें, कोई, चाहे वो मेरे कैंप से हो, चाहे वो तेरे कैंप से हो, चाहे वो किसी के कैंप से हो, ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। जब कभी आज़ादी इज़हार पर, कलम पर, ज़ुबान और बयान पर पहरे लगते हैं तो कम अज़ कम उसे एक दौरे इक़्तिदार को, उसे एक हुकूमत को अपने को जमहूरी तो नहीं कहना चाहिए, इतना शर्म हया तो कम अज़ कम ज़रूर रखनी चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि वो दावे, वो वादे कहाँ गए मेरे भाई? दावे और वादे इक़्तिदार में आने के लिए होते हैं कि आपको याद नहीं, नवाज़ शरीफ साहब जब लास्ट टाइम इक़्तिदार में आए थे तो इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने भरी बज़्म में कहा था कि जब हम हुकूमत में आए तो हमें पता चला कि बिजली की कीमतें यकायक कम नहीं हो सकती। आप उसे फ़िलहाल मेरा सियासी बयान समझिए तो जिस पर नवाज़ शरीफ साहब के हवारी और उनके तबलची ठट्ठा मार करके और हंसते पाए गए थे। आपको याद नहीं आसिफ अली जरदारी साहब के सियासी मुआहदे, सियासी बयानात कोई कुरान और हदीस नहीं मेरे भाई, यहाँ उसूल नज़रियात कुछ नहीं बेचते, यहाँ फ़ायदा अव्वल व आखिर शय है। चलें, बिल्कुल ठीक है, वाकई हम
ब्रेक के बाद आते हैं तो हम ज़रा बात करेंगे। जुल्फी बुखारी साहब भी हमें उम्मीद है कि ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या है और कब तक लॉन्ग मार्च की तारीख आ सकती है। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जी वेलकम बैक। इस वक्त जुल्फी बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ के अहम मरकज़ी रहनुमा हैं। जुल्फी बुखारी साहब से सवाल तो करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, कब तक ये जलसे होते रहेंगे, और कल अटक में भी ये जलसा करवा रहे हैं इमरान खान साहब का। लेकिन उससे पहले जुल्फी बुखारी साहब एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आपके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, शरीफ ख़ानदान की जानिब से, आपके मुखालफिन की जानिब से, कि जैसे इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा होगा तो आप उन पहले 3-4 लोगों में से होंगे जो फ़ौरन ही पाकिस्तान से चले जाएंगे क्योंकि आपके पास दोहरी शरीयत है। लेकिन आपने एक ऐसे वक्त के ऊपर दोहरी शरीयत छोड़ी है जब इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, आपको थ्रेट्स हैं, तो आखिर क्या ऐसी मोटिवेशन थी कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया कि आपने अपनी दोहरी शरीयत तर्क कर दिया और आप सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं? क्या वजह क्या थी? वो कहते हैं ना, डबल डाउन ऑन पाकिस्तान। तो जब मुश्किल हालात होते हैं तो तभी आप मुश्किल फ़ैसले लेते हैं। जब हालात अच्छे होते हैं तो फिर तो बंदा कहता है कि जी इस वक्त उन्होंने इसलिए कर दिया, हुकूमत आ गई है, मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, फलाना फलाना। तो मुश्किल वक्त था। मैं 2-3 महीनों से इस पर वर्क कर रहा था कि ये हो जाए। मैं तो बहुत पहले से, जब से हुकूमत गई थी तब से मैं कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो गई है, और हमने जल्द तरीके से मेरे वकीलों ने ये कराया। और खाली ये एक चीज़ दिखाने के लिए कि एक मुश्किल वक्त में आप मुश्किल फ़ैसला लेते हैं, और कि अगर इस मुश्किल वक्त में हम अगर साथ ही हैं, इधर ही खड़े हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है जो मर्ज़ी जो कुछ बोले, हम कहीं भी नहीं जा रहे, हमारा जीना मरना इधर ही है। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताएं जुल्फी बुखारी साहब कि इमरान खान साहब एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक के बाद एक वो कामयाब जलसा कर रहे हैं। इसमें भी कोई राय नहीं है कि इमरान खान का मुकाबला इमरान खान के साथ ही है, तहरीक इंसाफ का मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ ही है। हर जलसे के बाद ये डिस्कशन शुरू हो जाती है कि ये जलसा उससे बड़ा था, नहीं वो जलसा बड़ा था, यानी आपका अपने ही जलसों के साथ मुआवजा होता है और मुकाबला होता है। लेकिन ये जो आप जलसे कर रहे हैं, हर जलसे पे ज़ाहिर है करोड़ों रुपए भी लगते हैं, एनर्जीज़ भी लगती हैं, आपकी तंजीम की पूरा एक बड़ी मेहनत भी होती है। लेकिन ये कब तक आप इस तरह से जलसे करते रहेंगे, कब तक ये मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे? तो क्या आपकी फर्दर आपकी हिकमत अमली क्या है? देखिए ये बात ये कि जलसे करना लाजमी है, अवाम को इंटरैक्टिव रखना, इंगेज रखना बड़ा लाजमी है, क्योंकि ये लोगों का, खान साहब अवाम की मैंडेट है। 2018 की इलेक्शन में भी अवाम की मैंडेट थे और अब भी हैं, और भी भरपूर तरीके से हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप बार बार अवाम के पास जाएं। अगर अवाम खान साहब के पास साथ ना खड़ी हुई होती, उनके पीछे ना खड़ी हुई होती, तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि इन्हें अभी तक कोशिश पूरी कर ली होती खान साहब को अरेस्ट करने के, अंदर डालने की। एक ही चीज़ रोकती है खान साहब को और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि उनके ऊपर कोई हमला करे, वो है अवाम। जब तक अवाम है, खान साहब का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि जो इन्हें खान साहब ने तरीका अपनाया हुआ है कि अवाम के अंदर जाना, जलसे करना, ये ज़रूरी है। ठीक है, जलसे हैं, होते रहेंगे, लेकिन हम जब तक ये प्रेशर डालते नहीं रहेंगे, ये समझते हैं कि हम कोई पॉलिटिक्स खेलने आए। हम पॉलिटिक्स नहीं खेलने आए। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी रोकने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो किस तरीके की भी हो, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आएगी। और चाहिए जितने IMF लोन साइन कर ले, डील साइन कर लें, मुल्क में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो गरीब इंसान हो, देयर इज नो स्टेबिलिटी। तो आपको स्टेबिलिटी लेके आने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस में नून लीग को या PDM को आवाम वोट दे दे तो हमारे पास कुछ कहने के लिए रह नहीं जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी आ जाएगी। लोगों को पता होगा कि यही हुकूमत है, लोगों के मैंडेट के साथ आई है, लेजिटिमेट है, इम्पोर्टेड नहीं है, किसी कंस्पिरेसी के जरिए नहीं आई, अपने अवाम के जरिए आई। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बताइए कि जी जुल्फी बुखारी साहब, ये बताएं कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 माह में
जो मीडिया के साथ हुआ, जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो जुल्म जबर तशद्दुद हुआ, और अभी आप देखेंगे जैसे इन्होंने 3 रोज़ पहले बोल को अचानक बंद कर दिया, आज सिंध कोर्ट से ऑर्डर आया, और जिस तरह से इन्होंने कल यूट्यूब को बंद कर दिया, तो ये आपको, आप खुद भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो क्या ये हुकूमतों के लिए, क्या ये कौन हुकूमतों के इस तरह के मुशीर होते हैं जो कहते हैं कि आप यूट्यूब बंद कर दें, आप इस चैनल पर पाबंदी लगा दें, जैसे आप बोल पे पाबंदी लगा दी, और कल बोल को पाबंदी के बावजूद स्क्रीन पे तो नहीं था, केबल पे नहीं था, नेटल पे नहीं था, पीटीसीएल पे नहीं था, लेकिन जो यूट्यूब पे बोल के फिगर्स आए उसने हैरान कर दिया सबको। तो ये क्या सोच के ये हुकूमत जो है ये सारा कुछ कर रही है, आज़ादी राय के हवाले से या बोल के हवाले से? पता नहीं, मैं कभी समझता हूँ कि इनके पास मरियम सफदर जैसे बड़े डबल एजेंट्स हैं जो एक्चुअली पीटीआई के खैर ख्वाह हैं, क्योंकि जब भी ये ऐसे कोई स्टूपिड फैसले करते हैं इनको काटने पे आ जाता है। क्योंकि इसमें देखें, आप जितना खान साहब को रोकें, खान साहब और पॉपुलर हो जाते हैं। आप ARY को आपने उसके ऊपर किया, ARY और पॉपुलर हो गया। बोल के साथ किया, बोल और पॉपुलर हो गया यूट्यूब पे, जैसे आप फरमा रहे हैं। लेकिन उसमें ये भी चीज़ होती है कि लोगों में और गुस्सा आता है। इसमें कोई हिकमत नहीं है जो ये कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी वाज़ेह तौर पे कह दूं कि कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं थी जितनी फैशिस्ट ये हुकूमत है, चाहे हमारे के ऊपर हो, चाहे जैसे कि वो तारर के ऊपर छोटे बच्चे हंसे हैं उनके साथ कर दिया। जब एहसन इकबाल को मैकडोनल्ड्स में मैं और फवाद चौधरी साहब कुछ 1 घंटा पहले गए थे, लोगों ने सेल्फियाँ ली, मुबारकबाद दी, खान साहब को दुआ दी। वो उनके 1 घंटे बाद या पहले वो गए, लोगों ने उनके साथ चोर चोर बोला। फिर उन्हीं लोगों को मतलब उनके ऊपर प्रेशर डाल के वापस उनको लेके आए कि यार बोल दो कि हमें नहीं करना था। मतलब सोचें, और एहसन इकबाल जो उनके सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो जो बाकी ये मशवरे दे रहे हैं टीवी का और चैनल्स का, मीडिया का, ये तो मैं समझता हूँ कि पक्के ने कोई अंदर से इन मशीरों ने कोई पीटीआई का इरादा किया हुआ। ये है कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से, वोट की सहूलत देने के हवाले से जो आपकी हुकूमत ने किया भी सही, अब वो मामला आप ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आ भी जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का जो है वो हक दिया जाए, सहूलत दी जाए, और आप एक तरफ, दूसरी तरफ आप मुतालबा कर रहे हैं अर्ली इलेक्शन का, तो अगर 4 या 5 माह बाद इलेक्शन होते हैं तो प्रैक्टिकली आपको नज़र आता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो आपने कानून साजी के जरिए राइट दिया था वोट का, कि वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाएंगी? क्योंकि आपके दौर में भी उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी उसके ऊपर उस तरह से इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया था। तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर 4 से 6 माह में इलेक्शन होते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से हक में फैसला आ भी जाता है तो? बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास 4 या 6 महीने हो तो हो सकता है। इस पर प्रेसिडेंट साहब खुद मीटिंग्स लेते थे, मैं भी उसका हिस्सा था। इसमें सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी और वो होगी वोटिंग की जो मैकेनिज्म है, जो टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल होगी। क्योंकि कई मुल्कों में आपका कुछ 6 मिलियन डायस्पोरा आपके GCC मुल्कों में होता है, तो वहाँ आप एम्बेसीज या हॉल्स हायर करके लाइंस लगा के वोट नहीं कर पाएंगे, उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। तो आई वोटिंग के ज़रिए आपको वोट करना होगा। मैं समझता हूँ कि उस टेक्नोलॉजी को बनाने में 2 से 3 महीने लगेंगे, उसको टेस्ट करने में 1 महीना लगेगा। तो हो सकता है अगर नीयत हो, इरादा हो बाकी करने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दें, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी डिसीजन दे कि उनके नीचे इलेक्शन कमीशन भी, नादरा भी, बाकी जो भी IT मिनिस्ट्री होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री होगी, उनके नीचे वही बोर्ड रहें और वो बोर्ड बनाए टेक्नोलॉजी, और वो आउटसोर्स करके जल्दी से टेंडर करके वो बना दें, या नादरा बना दें और भी तेज़ हो जाएगा हमें। लेकिन होगी टेक्नोलॉजी और वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, 4 महीने में हो सकता है अगर नीयत हो। ये बताएं कि कल आप जो जलसा करवाने जा रहे हैं उसकी क्या तैयारियां हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और साथ ये भी इसी के जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जलसे तो आप सक्सेसफुल कर रहे हैं और इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं दिन ब दिन ख़तरनाक होता चला जाऊँगा, ये भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद कॉल जो मैंने देनी है वो दिन करीब आ रहे हैं। आपको क्या आपकी खबर है, या आप से अगर पार्टी में जो डिस्कशन चल रही है, क्या सितंबर के अंदर भी इसके अख्ताम पर भी इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल दे सकते हैं? देखिए, कॉल दे सकते हैं। सॉरी सिद्दीक जान साहब, वो कल अटक जलसा नहीं है, अटक उस चीज़ से हमने ड्रॉप कर दिया था, तो कल अटक का नहीं है, कल मुल्तान का है अगर मैं गलत ना हूँ।
लेकिन ये है कि इस्लामाबाद का कॉल ज़रूर ऑन द टेबल है। खान साहब कभी भी दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो हमेशा इस्लामाबाद के कॉल का जो कार्ड है वो हमेशा टेबल पे, मैं समझता हूँ, मेरी जो राय है, हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कब उसको इस्तेमाल करना है वो तो जो बड़े लीडर हैं उनको बेहतर पता है। लेकिन वो कार्ड इस्लामाबाद के कॉल का, इस्लामाबाद को शट डाउन करने का हमेशा टेबल पे रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी उसको इस्तेमाल शायद करना पड़े। बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, आपने टाइम दिया। एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद बात करेंगे अरफीनामा में। अब पता चला। अब पता चला। जी वेलकम बैक। अब बात करेंगे अरफीनामा पर। नूरुल अरफीन साहब, ये बताइए कि कराची में बारिशों के बाद जो सूरत हाल थी वो हमने देखी, अब एक और मामला, डेंगू का मामला सामने आ गया है। तो कराची वाले कब तक इस सूरत हाल का सामना करेंगे? बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, लोग डूब जाते हैं और सारा निज़ाम ज़िंदगी रुक जाता है। अब एक नया अजाब, एक नई मुसीबत कराची वालों के लिए आन पड़ी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? डेंगू वायरस ने यहाँ जो तूफ़ान मचाया हुआ है उसकी रोकथाम के लिए पहले मैंने अपने मोबाइल से एक फुटेज बनाई है, पहले वो लूप में चला दें भाई। वो पीपल्स पार्टी वाले अपने कैंप में जो जरासीम कुछ स्प्रे कर रहे हैं वो ज़रा चलाइए। सिद्दीक जान साहब, ये वो फुटेज है जो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीरियसनेस का, ये देखिए, ये अपने कैमरे से मैंने खुद खड़े होकर के अपने हाथ से शूट किया है। यहाँ पीपल्स पार्टी के मकामी इलाकाई ज़िम्मेदारान मौजूद थे। वहाँ जो गुफ्तगू हुई मैं आपको वो बताता हूँ। पहले मैंने इन गुनाहगार कानों से वो सुनी, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल बराबर वाली जगह खड़ा हुआ और टाइम पास कर रहा था। मैंने कहा ज़रा पता करूँ कि डेंगू के लिए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। पता ये चला कि जनाब उन्होंने निकाला और ये स्प्रे करना शुरू कर दिया अपने कैंप में। उसके बाद दवा की तादाद इतनी ही थी कि वो सिर्फ पूरे कैंप को उसने कवर किया और पूरे मलीर की वो एक वीडियो वहाँ पे फ़ौरन मोबाइल पे बना करके और वो फलाने भाई को भेज दी गई कि जी देखिए कराची में किस तरह से जरासीम कुछ स्प्रे हो रहे हैं। जब मैंने वहाँ मौजूद एक साहब से कहा कि यार कोई अल्लाह को मुंह देना है या नहीं, उन्होंने कहा हम अल्लाह मियाँ को बाद में, पहले अपनी क़यादत को जवाब दें हैं और यही काम हमारा जो है वो हमारे लिए है कि हम यहाँ पे इस तरह से जरासीम कुछ स्प्रे करके और मच्छर भगाएं। मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरे सामने कुछ खबरें मौजूद हैं। सिद्दीक जान, खबर बता रही है डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के हमले में सैकड़ों शहरी बीमार। इनमें से कोई एक खबर भी मैंने अपने घर में नहीं छापी, ये देखते जाइए। ये सब मुख्तलिफ अखबारात और जराइद में शाया होने वाली खबरें हैं। अस्पतालों में डेंगू वार्ड मरीजों से भर गए, प्लेटलेट्स की अदम दस्तियाबी से मरीज परेशान, क्योंकि जमहूरियत है बेहतरीन इंतकाम। एक और खबर बता रही है बढ़ते डेंगू केसेस, अस्पताल में वार्ड बने ना स्प्रे मुहिम चली। हुकूमत मरीजों को मुफ्त मेगा यूनिट प्लेटलेट्स भी फराहम नहीं कर रही। वजह अगेन वही कि भुट्टो आज भी जिंदा है और जब तक भुट्टो जिंदा है तब तक एक आम आदमी बेचारा कैसे जिंदा रहेगा। तीसरी खबर इस हवाले से कह रही है सिंध में मलेरिया, सिर्फ मलेरिया के 2500 केसेस रिपोर्ट, सिविल अस्पताल में किट नापैद। सीबीसी रिपोर्ट 3 दिन बाद भी नहीं दी जा रही, मरीज परेशान। मरीजों को इत्मीनान रखना चाहिए क्योंकि जमहूरियत जो है वो उसका इंतकाम उनके साथ जो है वो जारी रहेगा। लेकिन इस दौरान में एक अहम तरीन खबर, या सिंध वालों के लिए नहीं, सिंध हुकूमत के लिए, भुट्टो वालों के लिए एक इंतहाई बम्बास्टिक खुशी की खबर यह है कि सैलाब ज़दा हमारी सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक से 9 करोड़ 20 लाख डॉलर्स, 9 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की मंजूरी हासिल करने में कामयाब रही है। अब आपको दिखेगा कि कैसे सिंध को मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो के आशीर्वाद के साथ सिंध को लंदन, पेरिस, जापान और पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 अरब रुपए इन्होंने लाड़काना पे खर्च किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब पकड़ की, जब इनकी जो है वो जवाब तलबी हुई तो इनके पास अदालत में कोई जवाब नहीं था। एक इससे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, मुराद अली शाह 9 करोड़ 20 लाख रुपए, 20 लाख डॉलर पे मुतमईन नहीं हुए।
उन्होंने आबपाशी और निकासी ऐप के नेटवर्क की बहाली के लिए एक केस वर्ल्ड बैंक के लोगों के सामने पेश किया, जिस पर तकरीबन 1000 मिलियन डॉलर्स लागत आएगी। अब आप सोचिए कि अगर यह दिहाड़ी लग गई तो उसके बाद फिर भुट्टो कितने अरसे तक जिंदा रहेगा, उसके बाद अगले कितनी इलेक्शन कैंपेन्स तक का आसरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गधा ये समझता है कि उसके बाद यहां निकासी आब होगी, उसके बाद आपको घरों में पानी मिलेगा, सर आपको पानी सिर्फ सैलाबी मिलेगा, आपके घरों में मच्छर कूद रहे होंगे, आप डेंगू से मरे, आप प्लेटलेट्स की अदम दस्तयाबी से मरे, आप जाने और मच्छर जाने। मुराद अली शाह की कोई दुश्मनी मच्छरों से नहीं है। मुराद अली शाह और बिलावल साहब जो हैं वो जमहूरियत का इंतकाम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन वो एक खबर जो मैंने आपको दी थी और मैं आपको कह रहा था कि आए दिन कोई दिन आया जाता है कि जब इंशाअल्लाह ताला पिटाई भी होने वाली है। ये देखिए, ये फेसबुक पर, ट्विटर पे ये वीडियो इस वक्त आम है। ये इसका मैंने सिर्फ प्रिंट आउट निकाला था, लूप देना मैं भूल गया। खुर्शीद शाह साहब को सिंध की आवाम ने जूते दिखा दिए, हालांकि 2 जूते वो अपने पैरों में भी पहने हुए थे, लेकिन उन्हीं पैरों में पहने हुए जूतों की मदद से उन्होंने भाग करके अपनी जान बचाई। ये देखिए, एक गाड़ी में मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा, कायम अली शाह साहब की साहबजादी भुट्टो वाली जियाली, इनको घेर करके और धिन ताना किया है मुतासरीन ने। उन्होंने बताया है कि जी आप लोग भुट्टो को जिंदा करने में लगे हुए, यहाँ हमारे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। नफीसा शाह साहिबा ने भी वही किया जो इस वक्त किया जा सकता था, वो वहां से चंपत हो गई। साथ ही साथ मुतासरीन के एहतजाज पर सईद गनी ने सिंधड़ी का अपना दौरा मनसूख कर दिया। सईद गनी सिंधड़ी में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जाते पाए गए थे मुतअद्दिद मरतबा। आधे रास्ते से ही मुतासरीन के एहतजाज की खबर मिलने के बाद वो रवाना हो गए। अगर पहुंच जाते तो मेरा ख्याल है कि मंजिल तक सवारी ये बादो बहार ना पहुंच पाती। ऑल योर सदीक जान। देखें नूर अरफीन साहब, आपने जो चीज़ें बताई और जो अभी हमने अपने नाज़रीन को टीवी पर वो फुटेजेस भी दिखाई जिनका आप जिक्र कर रहे थे, तो इसके बाद तो फिर एक जो नया मामला चल रहा है जिस पे कल बड़ी खबर भी आ सकती है, और वो ये है कि 3 जो बाई इलेक्शंस हैं कराची में वो मुलतवी होने जा रहे हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कल सर जोड़कर बैठना है। ये तो फिर पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी फेवर होगी अगर 3 हल्कों में इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाते हैं। तो वरना तो जो आप सूरत हाल बता रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों की या कराची की जो सूरत हाल बता रहे हैं, इसमें आवाम सड़कों पर निकले या ना निकले, इनका घिराव करे या ना करे, लेकिन वोट की ताकत से आवाम अपनी जो है वो नफरत का इजहार जरूर करेगी और अपना बदला जरूर रहेगी। फिर तो ये बड़ा फेवर हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीपल्स पार्टी को अगर ये 3 हल्कों में इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाते हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है मेरे भाई, आपकी बात बज़ाहिर दुरुस्त महसूस होती है, लेकिन इस वक्त फेवर जो है वो कंडीशंस इनको कर रही हैं पीपल्स पार्टी वालों को, क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो पानी तले दबे हुए हैं, डूबे हुए हैं। आवाम के लिए कोई ऐसा इलेक्शन बूथ वगैरह बनाने की सहूलत और दरकार नहीं है। अमला कैसे मुतासर इलाकों में पहुंचेगा, बहुत सारी जगहों पे, खैर कराची में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वही आड़ जो पिछली मरतबा साहब ने ली थी, मुझे भी उम्मीद यही है कि इसी तरह की लूली लंगड़ी जवाब दे करके और सिंध हुकूमत जो है वो इस इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहेगी, वगरना यहाँ पर भी NA 245 वाली कहानी जो है वो दोहराई जा सकती है। कोई बईद नहीं, कोई बईद नहीं। ये बताएं कि ये जो कराची की आपने जो मंजरनामा आपने पेश किया और हमने साथ साथ तस्वीरें भी और वीडियोस भी दिखाई, तो एक जमात हुआ करती थी कराची में जिसका नाम MQM था, जो कराची के लिए कहते थे कि हमारे से ज़्यादा कराची वालों का दर्द किसी को नहीं है, और वो ज़रा सी बात पर हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर देते थे, धमकियाँ देते थे, नाराज़ हो जाते थे। तो वो जमात आजकल कहाँ पे है? वो जमात बहादुराबाद की पार्किंग में पार्क कर दी गई है साहब लोगों की जानिब से। मोहतरम जनाब मोहतरमी और मुकरमी आमिर खान साहब जो है वो अभी उन्होंने मलीर में दौरा किया था एक इलेक्शन ऑफिस का, और उन्होंने मज़े की बात मैं आपको बताऊं, सिद्दीक जान MNA के इलेक्शन के लिए जो पिछला टाउन नाजिम था, टाउन चेयरमैन था नैयर रजा नामी, उनको उन्होंने नामजद किया है। मेरी एक इंतहाई अहम फ्लाइट से जो खुद बहादुराबाद में मौजूद होते हैं, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके ख्याल में नैयर रजा को अवामी खिदमत के सिले में MNA का टिकट दिया है? उन्होंने कहा भाई हमें बला टालनी थी, टिकट किसी को भी दिया जाता, ये तय है कि हम वोट नहीं ले सकते। पब्लिक इतनी गर्म है, इतनी गर्म है। अभी पिछले हफ्ते में वो बेचारे कैंसर से लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब,
उनको दौड़ाया गया था लालूखेत के इलाके में। लियाकताबाद से वो बड़ी मुश्किल से फरार होने में कामयाब हुए। कोई दिन जाता है इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये सरों पर तबले बजते आपको नजर आएंगे। जिस तरह के नेक नाम उम्मीदवार ये खड़े कर रहे हैं, और उससे पहले जो आपने बताया कि हर थोड़े दिन के बाद ये अपनी उससे लिया करते थे हुकूमतों में रहने या ना रहने की फीस, वो इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम इनको बताएंगे, कराची के अवाम इनको बताएंगे, वो सब हलाल हो जाएगा एक ही दफा। नूर आरिफीन साहब, कराची की सूरत हाल पर बहुत लंबी बात हो सकती है, हम मुसलसल बात भी करते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। हम अपने देखने वालों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।